आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टर्म 1 के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए इस साल एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो हमारा टर्म 1 का जो मॉडल पेपर है ना, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों का और एक बार रिवीजन करा दिया जाए, फिर आगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव का भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों को जो भी चीज चाहिए आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं वही चीज का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सर एक करके चलते हैं और हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से यहाँ पर समझते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है, देखिए यहाँ पर हमें दो वस्तु दिया गया है, एक है एक्स और एक है वाई, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो वक्र बनेगा, जो कर्व बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर वस्तु एक्स दिया गया है, वस्तु वाई दिया गया है। वस्तु जो एक्स है क्या है, देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ये बढ़ रहा है, देख लीजिए। और वस्तु जो वाई दिया गया है 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, मतलब ये घट रहा है। यहाँ पर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो इस केस में जो हमारा मतलब बनेगा ना, यहाँ पर जो हमारा मतलब वक्र बनेगा, जो कर्व बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, तो यहाँ पर ऋणात्मक ढाल का होगा और एक सरल रेखा होगा। यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। जो हमारा अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या है कौन सा है हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसके लिए उत्पादन हो। ये जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्र ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है कि जो व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है, ये जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किन्होंने किया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। देखिए यहाँ पर कोई एक किसान है, उसको अपना खेत जोतना है। अब मतलब वो कंफ्यूजन है कि हम जो खेत को जोतेंगे या मतलब यहाँ पर ट्रैक्टर से जोतेंगे या फिर हल बैल से जोतेंगे, तो वो कंफ्यूजन में है। तो मतलब यहाँ पर ये कौन सा यहाँ पर जो समस्या है अर्थशास्त्र का, कौन सा केंद्रीय समस्या जिससे मेल खाता है, तो इसका माने हो जाएगा सर कि कैसे उत्पादन करें। यही बात है ना कि कैसे उत्पादन करेंगे, यही चीज हो जाता है। तो यहाँ पर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 का बी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही लाजवाब और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है कि किसी अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। ये जो कथन है, ये कथन किनका है आपको बताना है। तो ये है सर आपका अल्फ्रेड मार्शल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, थोड़ा मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई में क्रमशः 15 क्या है यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये सब जो दिया गया सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर सर यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे देखिए 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 और 10 हमारा हो जाएगा 37, 37 और 8 हो जाएगा हमारा 45। तो यहाँ पर 45 यूटिल्स इसका आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि दो वस्तुओं रसगुल्ला दिया गया है, रसगुल्ला को हम लोग यहाँ पर आर बोल दे रहे हैं, और गुलाब जामुन दिया गया, गुलाब जामुन को यहाँ पर हम लोग क्या बोल देते हैं, जी बोल देते हैं। के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया। अगर आप लोग देखेंगे, देखिए ये वाला जो हमारा ये जो वाई एक्सिस है ये गुलाब जामुन है, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा रसगुल्ला है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए एकदम सरल रेखा में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो इस केस में बताना है कि यहाँ पर इसका जो एक रिलेशन होगा क्या हो जाएगा कि इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR एवं PG है, बजट रेखा की ढाल क्या होगी। तो यहाँ पर बजट रेखा की जो ढाल हो जाएगी क्या हो जाएगी सर, पहले तो ऊपर में हो जाएगा PR अपन क्या हो जाएगा, PG हो जाएगा, ठीक है। PR अपन PG, यानी पहले एक्स एक्सिस वाला जैसे कि यहाँ पर रसगुल्ला है तो R से रसगुल्ला, और G यानी कि गुलाब जामुन जो हो जाएगा यहाँ पर PG, तो PR अपन PG हो जाएगा, ठीक है। PR अपन PG इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। माने कौन जो होता है यहाँ पर
वस्तु का जो मांग होता है उसको प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर साधनों की कीमतें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सर यहाँ पर ये जो है ना, मतलब वस्तु का जो मांग है, वस्तु का मांग से साधन का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेट यहाँ पर नहीं करता है। नहीं तो बाद बाकी जैसे कि हमारा है वस्तु की कीमत, इसी पे डिपेंड होता है कि वस्तु का मांग है। जैसे वस्तु का मांग अगर बढ़ेगा तो सर वहां पर सामान घटेगा, अगर सामान घटेगा तो वस्तु का कीमत भी बढ़ सकता है। संबंधित वस्तु की कीमत ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता की आय ये भी इससे रिलेट कर रहा है, लेकिन साधनों की कमी ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। इसलिए 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है, मान के चलिए हमारे पास कोई एक वस्तु एक्स है, अगर उसके कीमत में अगर कमी हो जाता है, और मान के चलिए कोई दूसरा वस्तु y है, अगर उसके डिमांड में भी कमी हो जाता है, तो ये जो दो वस्तु होगा सर इसको हम लोग बोलेंगे प्रतियोगी वस्तुएं। क्या बोलेंगे, प्रतियोगी वस्तुएं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। यहाँ पर लोच का मान निकालने बोला गया है सर। तो लोच का मान का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए जो मांग मात्रा में जो भी हमारा जो मतलब जो प्रतिशत में जो भी मतलब यहाँ पर डिफरेंस हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मांग मात्रा में कितना प्रतिशत का मतलब देखिए यहाँ पर वृद्धि हुआ है, एक्चुअली वृद्धि हो कमी हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस होगा जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मांग मात्रा में कितना प्रतिशत का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, तो 8% का। तो यहाँ पर मांग मात्रा वाला को ऊपर में लिखेंगे और मूल्य में जो परिवर्तन होगा प्रतिशत में दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पर मूल्य यानी कि कीमत हो गया, तो कीमत में कितना हुआ था 5%, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और 8/5 आया, 8/5 को आप जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। भाग दे दीजिए ना 5 और 8 को इस प्रकार से अगर आप लोग भाग दे देंगे तो 5 के 5, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 हो गए 30 कट जाएगा पूरा, यहाँ पर कितना आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वस्तु है इसका जो मांग होगा ये कैसा होगा, तो लोचदार होगा। आगे चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर कहीं पर तो दिया नहीं गया है, जैसे कि मॉडल सेट में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में देखिए एक्चुअल में बात रहा तो हमारा यहाँ पर एक मतलब ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ किस प्रकार से रहेगा देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि हमारा ये AB इस प्रकार से जैसे रहेगा, यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा। यहाँ पर शायद क्वेश्चन में कहीं पर मिसप्रिंट है, जो यहाँ पर चित्र को नहीं दिया गया है, लेकिन हमें बताना है कि किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा कोई मतलब जी बिंदु रहेगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा हमें बताना है। तो सर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट ही समझा देता हूँ कि एक्चुअल में बात क्या होता है। मतलब यहाँ पर हमें ये वाला मान निकालना है, तो कैसे क्या होगा बात को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ और आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए सर बात को समझिए। मतलब ये जो लाइन रहेगा ना, जो भी लाइन हमें इस प्रकार से दिया जाएगा, तो लाइन का जो बीच होगा, बीच वाला जो हमारा लाइन का जो बीच वाला होगा ये हो जाएगा, यहाँ पर ये होता है EP बराबर हो जाएगा 1, यानी कि जो मांग का जो लोच होता है यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ना, तो मांग का जो लोच होगा वो बढ़ेगा। मांग का लोच क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ऊपर में जैसे जैसे जाएंगे तो मांग का लोच बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, ये जो EP का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला जो बिंदु है ना सर, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है, इसके जिससे जिससे हम लोग नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर जैसे जैसे आएंगे तो यहाँ पर मांग का लोच जो होता है वो घटते जाता है, और घटते घटते EP जो होता है ना, मांग का जो लोच हो जाएगा वो 0 तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, 0 तक। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे और बात को यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझिए। देखिए बात को अब अच्छे तरीके से समझिए। अब मैं फिर से कलर को चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, माने यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर बात किया जाए, तो यहाँ इसका भी तो बीच होगा, इसका बीच कौन हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए धीरे धीरे क्या होता है, 1 से बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पर EP का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो EP का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह EP का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, यानी 1 से कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक बिंदु क्या है, G है, तो इस जगह पे हमारा क्या है, मान कितना होगा, हमारा मांग का जो लोच होगा उसका मांग मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना होगा हमें बताना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। तो ये जो कंसेप्ट इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको फिर से और एक बार समझा देता हूँ। मान के चलिए इस प्रकार से कोई ग्राफ बना हुआ है, ये रहेगा मान के चलिए AB, ठीक है।
तो ये जो रहेगा ये बीच वाला इस जगह पे होगा, ईपी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो ईपी का मान बढ़ेगा, इस बिंदु पे क्या होता है ईपी का मान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब इसका ये जो बीच वाला हो जाएगा इस जगह पे क्या हो जाएगा ईपी का मान क्या हो जाएगा, ईपी का मान क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा होगा। उसी प्रकार से नीचे को जैसे आएंगे तो इस बिंदु पर क्या होता है ईपी का मान हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, ईपी का मान 0 हो जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रहेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाता है इसका जो बीच हो जाएगा इसमें क्या होता है ईपी का मान 1 से कम होता है। बस यही होता है कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मतलब दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा वैसे होगा सर, मतलब जी का मान जहाँ पर भी दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जी का मान कहीं पर भी हो सकता है, जी का मान यहाँ दिया जा सकता है, यहाँ दिया जा सकता है, यहाँ दिया जा सकता है। अब जिससे देगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन सर आप लोग मान के चलिए कि अगर हमारा इस प्रकार से रहेगा और मान के चलिए अगर यहाँ पर जी2 है तब आपको मान बताना है, तो कैसे आप लोग बताएंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिफिन वस्तु। क्या हो जाएगा गिफिन वस्तु, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। देखिए सर बात को समझिए, मान के चलिए कि आपको 10 तो कोई भी सामान खरीदना है, और अगर मान के चलिए आप क्या करते हैं कि आपका जो भी पैसा है आप क्या करते हैं इस पैसा से एक ही मतलब वस्तु बहुत ही अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आप जो और जो आपको 10 वस्तु खरीदना था या फिर जो आपको और वस्तु जो खरीदना था आप उस वस्तु को नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर जो मांग की जो होगी सर स्थिति या फिर जो ये बोला जाएगा इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, जो मांग हो जाएगा कैसा हो जाएगा बेलोचदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेलोचदार। इसलिए 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। जो औसत स्थिर लागत का जो वक्र होगा कैसा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर हमारा आयताकार परवलय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है कि परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब कब उस केस में कब बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। मतलब सर जब क्या होता है, जब सीमांत उत्पाद जो होता है अगर वो औसत उत्पाद से अगर अधिक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है परिवर्तित साधन का जो औसत उत्पादन क्या होता है वो बढ़ जाता है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 17 दिया है ना सर, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है एक्चुअल में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र जो दिया हुआ था जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उस चीज का चित्र था, ठीक है, यानी कि जो चित्र था क्वेश्चन नंबर 12 का ये चित्र था, क्वेश्चन नंबर 12 का ये जो चित्र था जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट दे दिया था, इसलिए आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कैसे क्या दिया गया है, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 इसको देखिए कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है, जब सीमांत उत्पादन का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है मैंने आपको अभी बताया, जो क्वेश्चन नंबर बताया कितना बताया सर 12, ठीक है। तो 12 में यहाँ पर जो जी का मान हमें निकालना था देख लीजिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या होता है बीच में ईपी का मान क्या होता है 0 होता है। अब इसका ये बीच तो है, ये दोनों का बीच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ईपी का जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा, अभी जो मैंने आपको समझा दिया। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो औसत उत्पाद का यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टीपी अपॉन क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा टीपी अपॉन क्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र होगा। तो सीमांत उत्पाद का जो यहाँ पर सूत्र होगा हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा, मतलब जब सीमांत उत्पाद का बात होता है डेल्टा डेल्टा आ जाता है ऊपर भी और नीचे भी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है बढ़ती है, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि क्या है अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका जो शेप होता है यू आकार, यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यू आकार का होता है सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। स्थिर लागत माने क्या होता है जो फिक्स रहेगा, जिसका जो कॉस्ट होगा वो फिक्स रहेगा। अब बात को समझिए, जैसे कि जो हमारा स्थायी जो कर्मचारी होता है उसका वेतन फिक्स होता है, अब भले ही हो सके मतलब
उतना जल्दी तो नहीं बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता भी है। लेकिन जितना है सर उतना तो वेतन उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्थायी कर्मचारी का वेतन, यानी कि 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, मतलब ये दोनों बराबर कब होता है आपको बताना है। औसत लागत मतलब कितना होता है, तो दोनों केस में क्या होता है, वो बराबर होता है। तो सर यहाँ पर जब औसत लागत क्या होता है, न्यूनतम जब होती है ना, तब ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्या है किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। ये सब क्या सर एक्चुअल में एक डेफिनेशन टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुल आगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुल आगम। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है, यहां पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें टीसी दिया है यानी कि टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत दिया है, और टीएफसी दिया है यानी कुल स्थिर लागत दिया है, और यहाँ पर हमें कुल परिवर्तनशील लागत भी दिया है टीवीसी, और यहाँ पर हमें इसका एक रिलेशन बनाना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। देखिए सर जो रिलेशन होता है क्या होता है, जो हमारे टीसी होते हैं, जो टोटल कॉस्ट होता है, जो कुल लागत होगा, ये इसके और इसके योग के बराबर होता है, यानी टीसी बराबर हो जाएगा टीएफसी जोड़ टीवीसी। ठीक है, अब देखिए कहीं पर भी उस प्रकार का है, देखिए यहाँ पर देखिए टीसी बराबर क्या है, टीएफसी माइनस टीवीसी, ये तो होगा नहीं। तो क्या किया जाए, यहाँ पे काम करते हैं सर, यहाँ पर हम लोग यही काम करते हैं, बात को समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो टीएफसी है जहाँ है वहीं रहने देते हैं, और ये जो टीसी है टीसी को रहने देते हैं, प्लस वाला को इधर अगर लाइन क्या हो जाएगा, माइनस टीवीसी हो जाएगा। तो टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन देखिए कहीं पर भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए क्या है, टीएफसी, और यहाँ पर टीसी है तो टीसी, और यहाँ पर टीवीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस सर यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि जो हमारा टीसी जो होता है, टीसी जो होगा यानी जो टोटल कॉस्ट होगा, ये इसके और इसके बराबर होता है, यानी कि टीएफसी और टीवीसी के बराबर होता है। बाद में यहाँ पर कहीं पर भी मतलब ऑप्शन में कुछ भी उलट फिर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इस चीज को याद रखेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब संतुलन कीमत में क्या होता है सर, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। मतलब बात क्या बोला गया है, जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु का मांग बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, तो और मान के चलिए अगर उसका पूर्ति में कोई भी मतलब परिवर्तन नहीं होता है, कि जैसे कि जितना मतलब डिमांड रहेगा उतना सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, जो दाम रहेगा ना, दाम मतलब बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसका आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग यानी कि डी यानी कि डिमांड तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। देखिए जितना डिमांड रहेगा अगर उतना ही हमारा सप्लाई रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बाजार का जो संतुलन है वो बना रहेगा, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लीजिए कि किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से या फिर के जो भी है क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, अधिक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। फलन पूर्ति का जो नियम होता है कौन सा यहाँ पर सही है हमें बताना है। देखिए एस बराबर होता है एफ ऑफ पी, क्या होता है, एस बराबर एफ ऑफ पी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत यहाँ पर खाली स्थान के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूनतम औसत लागत सही आंसर हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए सर आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। जो उत्पादक होता है उसका मकसद क्या होता है आपको बताना है। तो सर उसका मकसद क्या होगा कि वो मतलब यही चाहेगा कि मेरा जितना अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, तो उसका मतलब मकसद क्या है कि लाभ अधिकतम कमाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि आपातकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत, देखिए सर यहाँ पर मान के चलिए कोई मतलब यहाँ पर एक फैक्ट्री है, उसको हानि हो रहा है लेकिन फिर भी वो उत्पादन कर रहा है, तो उस केस में मतलब वह ऐसा कर रहा है, तो जब वस्तु की कीमत क्या होगी यहाँ पर हमें बताना है। तो क्या होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगी की एक विशेषता नहीं है, कौन सा विशेषता यहाँ पर नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वस्तु की मांग बेलोचदार, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का
होगा एक और केवल एक उत्पादक होता है। तो सर जब एक का बात हो एक माने होता है एकाधिकार, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फटाफट हर एक चीज को करिए, नोट करिए, पढ़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगी और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो एकाधिकार क्या है, पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करना है और कम मात्रा की बिक्री करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है सर, पी जो होता है वो एमसी से बड़ा होता है, ठीक है। पी क्या होता है, एमसी से बड़ा होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मतलब जितना मात्रा है और यहाँ पर जितना प्राइस है, दोनों को आप लोग क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मात्रा है 60, प्राइस है 5 टका, तो 5 गुने 60 कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 300 टका हो जाएगा। तो 300 है यहाँ पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चूंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, में कमी होगी, क्या होगा यहाँ पर कमी हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज को बताया, अब आपको जो भी चीज चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।